तो न्यूक्लियर फिशन करते हैं। तो न्यूक्लियर फिशन का क्या मतलब निकला कि कोई एक न्यूक्लियस जो है वो दो छोटे पार्ट में टूट जाए, ठीक है। इसको सिंपल है ना, लिटरल ट्रांसलेशन यदि इसका करें तो इसका मतलब यही निकला कि एक बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे पार्ट्स में टूट जाए, उसको फिशन बोलते हैं। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का अपन ने कर्व देखा था। तो इसमें ये बाइंडिंग एनर्जी का कर्व जो है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है कम होती जाती है। तो इसको देखने से ऑब्वियस है कि यदि कोई बड़ा न्यूक्लियस यदि यहाँ पे है ना, और वो टूट करके दो छोटे न्यूक्लियस यदि बनाता है यहाँ के, तो जो ये डॉटर न्यूक्लियाई जो बनेंगे है ना, इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो बैलेंस एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है न्यूक्लियर फिशन का कि किसी बड़े न्यूक्लियस को हम यदि तोड़ते हैं तो दो छोटे न्यूक्लियस बनेंगे और उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो जाएगी और उस एनर्जी को फिर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन जो न्यूक्लियर फिशन स्टडी करेंगे वो प्राइमरली जो यूरेनियम न्यूक्लियस है ना, उसी के ब्रेकअप का स्टडी करेंगे और ऐसा क्यों है वो भी देखते हैं। तो यूरेनियम के ऐसे आइसोटोप्स तो कई हैं, है ना, 10 से ज़्यादा आइसोटोप्स हैं। उसके सबसे ज़्यादा कॉमनली फाउंड आइसोटोप जो हैं वो एक है यूरेनियम 238, एटॉमिक नंबर तो 92 है, ठीक। और दूसरा है यूरेनियम 235, एटॉमिक नंबर 92, ठीक है। और बाकी जो हेवी एलिमेंट्स हैं उसके न्यूक्लियाई को सपोज अपन H बोल देते हैं। और ये डिस्कशन अपन प्राइमरली इसलिए कर रहे हैं ये देखने के लिए कि अपन यूरेनियम का फिशन क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बाकी एलिमेंट्स का क्यों नहीं। यूरेनियम फिशन जो है वो कॉमर्शियली सबसे ज़्यादा यूज्ड फिशन है ना, थ्रू आउट द वर्ल्ड। अच्छा, ये तो अपन ने देख लिया कि फिशन का जो फिनोमिना है उसमें एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। पर सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हैं वो स्पॉन्टेनियस नहीं होते ना, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप नहीं हो जाते हैं। तो इसका एक जो सिंपल एग्जांपल है वो अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि जैसे बर्निंग का रिएक्शन है, ठीक है। सिंपल फॉर्म में लिखें तो क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके CO2 बनाते हैं और हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। पर ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है, इसमें कार्बन को पहले हमको हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। कार्बन को हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, वो जलना एक बार शुरू कर देता है, उसके बाद में फिर वो सेल्फ सस्टेनिंग हो जाता है, स्पॉन्टेनियस हो जाता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जरूरी नहीं है कि स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप हो जाए, ठीक है। एक्सटर्नल जो है एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। अच्छा, ये तीनों ही जो अलग अलग न्यूक्लियाई हैं उनको यदि हम न्यूट्रॉन से, एक्सटर्नल न्यूट्रॉन से यदि इम्पैक्ट करते हैं, है ना, स्ट्राइक करते हैं, तो उनमें फिशन हो सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं एक्सटर्नल न्यूट्रॉन की एनर्जी कितनी चाहिए हमको फिशन करवाने के लिए इन तीनों न्यूक्लियाई में। तो जैसे यूरेनियम 238 है, उसमें जो एक्सटर्नल न्यूट्रॉन हम देते हैं, ठीक है, तो उसकी एनर्जी हमको 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट करीब एनर्जी चाहिए, ठीक है। बाकी जो बड़े न्यूक्लियाई हैं वो 5 से ज़्यादा 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए एक्सटर्नल न्यूट्रॉन के लिए ताकि इसमें फिशन हो सके। और यूरेनियम 235 जो है वो स्लो न्यूट्रॉन्स को भी सीधा एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं है और उसके बाद में फिशन करके जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। तो हमारे लिए कॉमर्शियली यदि हमको यूज़ करना है तो हमको बाहर से जितनी कम एनर्जी देना पड़े हमारे लिए अच्छा है। तो यूरेनियम 235 जो है हमारे लिए एक तरह से बेस्ट कैंडिडेट है, ठीक है। तो फिशन रिएक्टर्स में प्राइमरली यूरेनियम 235 यूज होता है, ठीक है। पर यदि परसेंटेज अवेलेबिलिटी हम देखें तो यूरेनियम 238 जो है वो 99.3% यूरेनियम जो है दुनिया में वो यूरेनियम 238 है और बाकी 0.7% यूरेनियम ही यूरेनियम 235 है। बाकी आइसोटोप्स बिल्कुल है ना नहीं के बराबर हैं अवेलेबल हैं, बट वो नहीं के बराबर हैं, ठीक है।
तो यूरेनियम 235 में फिशन का एक रिएक्शन देखते हैं। U235 92 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो सबसे पहले तो क्या एक अनस्टेबल आइसोटोप बनाता है ना, U236, और ये अनस्टेबल है, ठीक है, इसीलिए हमने स्टार मार दिया यहाँ पे। और थोड़ी देर बाद ही ये जो अनस्टेबल आइसोटोप है वो डिवाइड हो जाएगा। तो एक एग्जांपल अपन लेते हैं जो डॉटर न्यूक्लियाई जो बनते हैं, है ना, उनका। तो जैसे एक एग्जांपल है, जैसे जीनॉन बन सकता है ना, जीनॉन प्लस स्ट्रॉन्शियम 9438, और इस प्रोसेस में 2 न्यूट्रॉन रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने मेंशन किया है कि जीनॉन का न्यूक्लियस और स्ट्रॉन्शियम का न्यूक्लियस, ठीक है, ये एक एग्जांपल है। मतलब इस सेम रिएक्शन में कई अलग-अलग तरह के न्यूक्लियाई जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं, और न्यूक्लियाई का प्रोडक्शन का परसेंटेज और उनका जो मास नंबर है, उनको यदि हम ग्राफ में ड्रॉ करें तो वो ग्राफ जो है वो इस तरह का बनता है। तो ये ग्राफ अपन ने बनाया, ठीक है। इसमें परसेंटेज यील्ड है ना, तो परसेंटेज ऑफ न्यूक्लियाई जो इस मास नंबर के हैं, जो मास नंबर एक्स एक्सिस पे है ना, और मास नंबर, ठीक है। तो वो इस तरह से वेरी करता है। आप देख सकते हैं 2 पीक्स हैं। तो एक पीक तो जो है वो 70 मास नंबर से अप्रॉक्सीमेटली 120 मास नंबर तक रहता है, और फिर दूसरा पीक जो है 120 से 160 के बीच में रहता है, ठीक है। अच्छा, ये वाला केस जो अपन ने बनाया है, तो स्ट्रॉन्शियम जो है वो यहाँ पे कहीं पे पड़ेगा, ठीक है, SR94 है, तो ये यहाँ पे कहीं पे पड़ेगा, और जीनॉन जो है वो यहाँ पे कहीं पे पड़ेगा। बट यही 2 न्यूक्लियाई नहीं बन रहे हैं, है ना, पूरा रेंज है ना, ढेर सारे अलग अलग वैरायटी टाइप के न्यूक्लियाई सेम रिएक्शन से बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस एक सिंगल फिशन रिएक्शन में, है ना, एक सिंगल फिशन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है रिलीज होती है ना, जो कि एक्सेप्शनल है ना, बहुत ज़्यादा हाई है। और उसका डिस्ट्रीब्यूशन यदि हम देखें तो इनकी काइनेटिक एनर्जी, जो 2 डॉटर न्यूक्लियाई जो बन रही है मेन, है ना, बड़े वाले जो 2 पार्टिकल्स बन रहे हैं, उनके काइनेटिक एनर्जी के बीच में उनकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में 83% एनर्जी, ठीक है। ये जो 2 न्यूट्रॉन्स जो बने उनके बीच में 2.5%। फिर कुछ गामा रेज प्रोड्यूस होती है, ठीक है। गामा रेज में करीब 3.5% एनर्जी हो जाती है, ठीक है। और जो बाकी जो बच गया है ना, ये कितना 5 और ये 88, है ना, अप्रॉक्सीमेटली 11-12% एनर्जी जो बच गई, वो क्या, ये जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं इसके बाद में सब्सिक्वेंट बीटा रेडिएशन और फिर गामा रेडिएशन करते हैं, है ना, उसमें एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है। ये एनर्जी कितनी ज़्यादा है इसका एक आइडिया यदि अपन लें तो 1 ग्राम यूरेनियम 235, है ना, 1 ग्राम, केवल मात्र 1 ग्राम यूरेनियम 235 को यदि हम रिएक्टर में यूज करें तो 2 मेगावाट एनर्जी पर डे प्रोड्यूस कर सकता है। पूरा दिन 2 मेगावाट एनर्जी के रेट से वो रिएक्टर जो है प्रोड्यूस कर सकता है। और इतनी ही एनर्जी यदि हम कोल से ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हमको कितना कोल लग जाएगा, हमको लग जाएगा 2.6 टन्स ऑफ कोल, है ना, पर डे। तो आप सोचिए 1 ग्राम यूरेनियम जो है वो 2.6 टन्स कोल के बराबर है एनर्जी रिलीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, है कि नहीं। तो मतलब काफी पावरफुल रिएक्शन है ये। अच्छा, तो अब इस फिशन रिएक्शन से, है ना, सस्टेनेबल रूप में एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो अपन करते हैं, है ना, उसको देखते हैं। इस फिशन रिएक्शन में हमने देखा कि 2 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अच्छा, ये तो इस स्पेसिफिक केस में 2 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं। हमने देखा था डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो तो कई वैरायटी रहती है ना, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है मास नंबर 70 से लेकर 160 तक। तो एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड
एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड, इस यूरेनियम 235 का जो फिशन है उसमें 2.5 न्यूट्रॉन्स है। एवरेज नंबर 2.5 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब इसमें 3 सिचुएशन हो सकती है कि 2.5 न्यूट्रॉन में से एक सिचुएशन तो ये हो सकती है कि हमारे को सब्सिक्वेंट रिएक्शन के लिए 1 न्यूट्रॉन मिल जाए और बाकी 1.5 न्यूट्रॉन हम किसी तरह हम उसको न्यूट्रलाइज कर दें। तो जैसे इस केस में यदि हम देखें तो हो गया कि भाई इस न्यूट्रॉन को तो हम यूज कर लें और इस न्यूट्रॉन को किसी तरह न्यूट्रलाइज कर दें, है ना। और न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं अभी डिस्कस करेंगे। तो यदि ऐसी सिचुएशन आती है तो हम फिशन रिएक्शन को सस्टेन कर सकते हैं, है ना, एक कंट्रोल्ड वे में सस्टेन कर सकते हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल सिचुएशन, और ये पैरामीटर हम यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। भाई हम चाहते हैं कि एक तो न्यूक्लियर रिएक्टर बंद ना हो जाए, कि न्यूट्रॉन कम ना पड़ जाए अपने, और ऐसा भी नहीं चाहते हैं कि इतने ढेर सारे न्यूट्रॉन्स हो जाएं कि मतलब वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए, ठीक है। तो 1 का यदि रेशियो यदि हम मेंटेन करें पर रिएक्शन तो एक सस्टेन्ड वे में हमको एनर्जी मिल सकती है, ठीक है। यदि हमको पर रिएक्शन लेस देन 1 न्यूट्रॉन यदि मिल रहा है, ठीक है, तो इस सिचुएशन को सब क्रिटिकल सिचुएशन बोलते हैं। और ये कब होगा कि जैसे यूरेनियम साइज इनसफिशिएंट। तो इनसफिशिएंट होने से क्या होगा कि जैसे जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए तो वो ओर का साइज जो है वो इतना छोटा है कि न्यूट्रॉन्स जो है उसके सरफेस से एस्केप कर जाते हैं। दूसरा फिशन रिएक्शन करने के पहले यदि एस्केप कर गए तो लेस देन 1 न्यूट्रॉन हो गया और फिशन रिएक्शन शुरू होगा और उसके थोड़ी देर बाद में डाई डाउन कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो है सिचुएशन हो गई ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 इसको हम बोलते हैं सुपर क्रिटिकल सिचुएशन, और ये सिचुएशन है जिस केस में एटॉमिक बॉम्ब बनता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन हमको मतलब अवॉइड करनी है बेसिकली हर केस में। तो इस केस में क्या अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो गया, ठीक है। मतलब उसको यदि हम मतलब डिपिक्ट यदि करना चाहें तो एक तरह से कुछ इस टाइप की सिचुएशन हो जाएगी। भाई यहाँ से हम U235 से शुरू किया हमने, और तो सपोज ऑन एन एवरेज हमको पर फिशन 2 न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं। अच्छा, ये दोनों न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होने के बाद में यूरेनियम न्यूक्लियाई से इंटरेक्ट करेंगे और फिर फिशन प्रोड्यूस कराएंगे। फिर हमको 2 न्यूट्रॉन्स मिल गए, पर रिएक्शन 2 न्यूट्रॉन्स मिल गए, ठीक है। और ये जो है फिर वापस यूरेनियम न्यूक्लियाई से इंटरेक्ट कर जाएंगे, ठीक है, और फिर फिशन क्रिएट कर देंगे। तो आप देखिए बहुत ही छोटे टाइम में जो है वो नंबर ऑफ रिएक्शंस और एनर्जी जो है उससे निकलेगी, है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाता है, और एटॉमिक बॉम्ब में बेसिकली इसी अनकंट्रोल्ड रिएक्शन को हम यूज़ करते हैं बॉम्ब बनाने के लिए, है ना। छोटे से पीरियड में ढेर सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो एटॉमिक बॉम्ब में बेसिकली हम करते क्या है कि मतलब जो बेस चीज है कि 2 सब क्रिटिकल साइज के जो ओर्स हैं, है ना, वो एनरिचमेंट वगैरह रहता है, वो अलग चीज है ना, कि यूरेनियम 235 की परसेंटेज वगैरह हाई होनी चाहिए, वो सब है ना मैटर ऑफ डिटेल है, वो हमको वहां जाने की जरूरत नहीं है। पर जो दोनों जो यूरेनियम के जो पीसेज हैं, ठीक है, उसको अलग रखते हैं, ठीक है। और जब हमको एक्चुअल में मतलब एक्सप्लोजन कराना है तो फिर जो है वो किसी मैकेनिज्म से दोनों को पास ले आएंगे, उनका साइज जो है फिर वो सुपर क्रिटिकल हो जाता है, और फिर जो है वो इस तरह का चेन रिएक्शन जो है शुरू हो सकता है उसमें, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं ये न्यूट्रॉन्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको कंट्रोल कैसे करते हैं अपन। बेसिकली इसमें 2 एस्पेक्ट कंट्रोल करने हैं। एक तो इनकी एनर्जी, ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन्स जो निकल रहे हैं वो हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स हैं, और यूरेनियम 235 जिसको कैप्चर करता है वो स्लो एनर्जी न्यूट्रॉन को कैप्चर करता है, ठीक है। इस न्यूट्रॉन की एनर्जी है ना बहुत ही कम होती है, 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
है ना। तो आप देखें मतलब बहुत ही ऑलमोस्ट जीरो एनर्जी का इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है ना, उसको सीधा ये कैप्चर कर लेता है। तो एक तो इस न्यूट्रॉन की एनर्जी कम करनी, ठीक है, तो बेस्ट तरीका क्या है कि इसको कोलाइड करवा करके और इसकी एनर्जी कम कर दी जाए। तो उसके लिए जो सब्सटेंस हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं मॉडरेटर, ठीक है। तो मॉडरेटर क्या हो सकता है भाई, एक तो सिंपल पानी, ठीक है, लाइट वाटर, तो उसमें जो हाइड्रोजन में जो न्यूक्लियस है वो तो प्रोटॉन का बना हुआ है ना, न्यूट्रॉन के वेट के ऑलमोस्ट बराबर ही है, तो एनर्जी एक्सचेंज जो है वो काफी अच्छा हो जाएगा, ठीक। लाइट वाटर में हालांकि प्रॉब्लम ये है कि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके और ड्यूट्रॉन बनाने का उसकी टेंडेंसी रहती है, ठीक है। तो ये 1H1 जो है वो खुद ही न्यूट्रॉन को कैप्चर करके और 2H1 बनाने की इसकी टेंडेंसी रहती है, ठीक है। तो और इस टेंडेंसी को ओवरकम करने के लिए हमको जो है वो U235 का जो परसेंटेज है ना, अपन ने देखा था उसका परसेंटेज कितना था, 0.7% है ना नॉर्मल यूरेनियम में। तो इसको थोड़ा सा एनरिच करके बढ़ाना पड़ता है क्योंकि कुछ परसेंट न्यूट्रॉन जो हैं वो लाइट वाटर में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अच्छा, या फिर हम यूज कर सकते हैं हैवी वाटर, ठीक है, जो बेसिकली हो गया D2O। तो इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है 2H1 उसको यूज करते हैं, ठीक है। और या फिर मॉडरेटर के रूप में हम जैसे ग्रेफाइट रॉड्स, है ना, ग्रेफाइट रॉड्स को भी यूज करते हैं कि न्यूट्रॉन जो है उसको स्ट्राइक करके और अपनी वेलोसिटी को लूज कर दे, स्लो हो जाए, ताकि U235 उसको कैप्चर कर ले। तो एक तो एनर्जी कंट्रोल करने का ये तरीका हुआ, और दूसरा क्या हमको कंट्रोल करना है, उसका नंबर। भाई जैसा अपन ने डिस्कस किया कि यदि न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर गए तो सुपर क्रिटिकल सिचुएशन होने की सिचुएशन रहती है। तो हमको ऐसा कोई सब्सटेंस चाहिए जो कि न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर ले, है ना, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने ना दे। तो इसके लिए हम कैडमियम को यूज़ करते हैं। तो कैडमियम जो है वो फ्री मूविंग न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो है ना। तो कैडमियम को यूज़ करके हम ये इंश्योर करते हैं कि न्यूट्रॉन्स जो हैं बहुत ज़्यादा ना हो जाएं और वो सुपर क्रिटिकलिटी जो अपन ने डिस्कस की थी, है ना, वो सिचुएशन ना आए। तो यदि अपन न्यूक्लियर रिएक्टर देखते हैं, बिल्कुल बेसिक डिजाइन, है ना, तो वो कुछ इस टाइप का दिखता है। तो रिएक्टर में तो कई और चीजें भी होंगी, बट वो जो चेम्बर है जिसमें यूरेनियम रॉड रहती है ना, वो कुछ इस टाइप का रहता है, ठीक है। तो इसमें जैसे इसको लेबल करें तो ये जैसे यूरेनियम रॉड्स हो गए, ठीक है, ढेर सारी रॉड्स रहती हैं, ठीक है। एक चेम्बर रहता है, स्टील चेम्बर, नॉर्मली स्टील का, ठीक है, जिसमें इस तरह से रॉड्स को हम डाल देते हैं, ठीक है। ये जो ग्रीन वाली जो रॉड्स दिख रही हैं, ठीक है, ये मॉडरेटर रॉड्स हो गई। तो मॉडरेटर रॉड्स हो गई मतलब कि जैसे ग्रेफाइट की रॉड्स जो है वो हमने इस तरह से इंट्रोड्यूस कर रखी, और इनका काम क्या हुआ, यूरेनियम में फिशन हुआ, उससे न्यूट्रॉन एमिट हुआ और न्यूट्रॉन को ग्रेफाइट जो है वो स्लो कर देगा, ठीक है। अच्छा, ये जो लंबी वाली जो रॉड्स जो आपको नजर आ रही हैं, ये वाली ढेर सारी, ये क्या है, ये कंट्रोल रॉड्स हैं, ठीक है। ये जो अपन ने डिस्कस किया, कैडमियम जो है कंट्रोल करने के लिए रहता है, तो ये कंट्रोल रॉड्स हो गई। अच्छा, फिर इस चेम्बर में जो है वो कोई कूलेंट होगा, ठीक है। तो कूलेंट जो है वो जैसा भी अपन ने डिस्कस किया, है ना, जैसे वाटर जो है वो मॉडरेटर के रूप में भी यूज हो सकता है। जैसे यहाँ पे होगा तो ऑब्वियसली न्यूट्रॉन की स्पीड भी कम कर देगा, ग्रेफाइट तो करेगा ही, है ना। यदि वाटर हम यूज कर रहे हैं तो वाटर भी कर देगा, है ना। H2O भी हो सकता है आपका, D2O भी हो सकता है, लिक्विड मेटल भी यूज करते हैं, तो लिक्विड मेटल में लिक्विड सोडियम भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक चेम्बर का डिजाइन। अब इसके बाद में जो है वो मतलब कई चीजें ऑब्वियसली इसके साथ में जुड़ी हुई होंगी भाई, जैसे जब जब रिएक्शन होगा तो ये जितने डॉटर न्यूक्लियाई है वो निकल करके इसी एरिया में कहीं पे आएंगे, ठीक है, और इससे कूलेंट जो है वो वार्म होगा,
तो ये जो वार्म कूलेंट है इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं और एक्सट्रैक्ट करके एक हीट एक्सचेंजर में ले जाते हैं। ठीक है, एक बड़ा क्रूड सा हीट एक्सचेंजर बना देता हूँ। ये आपका हीट एक्सचेंजर हो गया। तो इसमें बेसिकली ये वाला जो पाइप है, कूलेंट वाला पाइप, वो ढेर सारे टर्न्स ऐसे ऐसे करके वो लेता है। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा पाइप, है ना। बेसिकली फिर घूम करके फिर वापस इस तरह से पाइप हो जाएगा और फिर निकल करके और फिर वापस इधर चला जाएगा। ठीक है, और फिर इस हीट एक्सचेंजर में, है ना, जिस भी मीडियम के थ्रू हम हीट एक्सचेंज कर रहे हैं, तो नॉर्मली पानी होगा तो उससे स्टीम प्रोड्यूस होगी, है ना। वो मीडियम जो है हीट करके और स्टीम प्रोड्यूस करेगा, और स्टीम को फिर उसके बाद में हम टरबाइन वगैरह यहाँ पे लगा करके और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। हमारा बेसिक चेम्बर जो है वो यही है। ठीक है।